नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जुलाई 2019 में हुए सीटेट के पेपर 1 में मैथ पेडागोजी के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, समावेशी विद्यालय एक ऐसा विद्यालय जिसमें समस्त प्रकार के छात्र, चाहे वह दृष्टिबाधित हों, विकलांग हों या किसी भी प्रकार के समूह से आते हो, किसी भी प्रकार के जाति धर्म से आते हो, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, सभी को एक ही क्लास के अंदर शिक्षा कराना या अधिगम कराना ही समावेशित शिक्षा कहलाती है। तो समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? ए, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, विशेष शिक्षक के पास नहीं भेजना है, हमें उन्हें सभी के साथ ही पढ़ाना है। सी, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या डी, उन्हें उच्च प्राप्तकर्ताओं के साथ बैठाकर। तो सबसे उचित ऑप्शन रहेगा ए, शिक्षण अधिगम की हम वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे उन्हें भी सीखने में सहायता मिले। अगला है हमारा, कक्षा 3 के छात्र ने 16 गुणित 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणित 25, 16 को उसने 8 गुणा 2 में डिवाइड कर लिया और 25 को उसने 5 गुणा 5 में। अब 8 गुणा 5 का गुणा कर लिया और उसने 2 गुणा 5 का, और इस प्रकार से उसने 40 उत्तर निकाल लिया। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्ति योग, व्युत्क्रमण गुणन सिद्धांत या वितरण सिद्धांत? तो इसने क्या किया है, इसमें साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग किया है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग, समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मापन। मापन हमारा प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। अगला है संख्यांक और संख्या। संख्या अंक मतलब जिसको हम संख्या के अंक होते हैं, जो जैसे 25 में अंक कौन कौन से? 2 और 5, और संख्या क्या होगी? वह 25 होगी। के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संख्या अंक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। और बी, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, या बी सही है, ए गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कल्पना, कंठस्थ करना, अनुमान और स्थानांतरण। तो भाई कंठस्थ करना गणित का प्रक्रम नहीं है, गणित में कंठस्थ करने का स्थान नहीं है। अगला है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? बी, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, और बी, योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शन करता है, या दोनों ही समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, या दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, या डी, ये योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी, योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या हुआ? समुच्चय मतलब समूह में, कि भाई 15 पहले से हैं और दूसरी टोकरी में 17 हैं, एक में 15, हमने दोनों को मिला दिया मतलब समुच्चय कर दिया। और बी वाले में क्या हुआ? संवर्धन मतलब उसके मूल्य में वृद्धि हुई है 375 के बाद, उसके बाद मूल्य पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्याजे के प्रस्ताव अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, या भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार समूहों में व्यवस्थित करो। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। इसमें वैसे क्षेत्रफल भी आ जाएगा, परिमाप भी आएगा और गुणनखंड भी आएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि हम टाइलों को व्यवस्थित करेंगे तो परिमाप भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, जहां हम व्यवस्थित करेंगे टाइलों का परिमाप भी ज़रूरत पड़ेगा, और गुणनखंड का भी इसमें प्रयोग होता है, और क्षेत्रफल का भी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से समुच्चय में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो रट लेना तो गणित का कौशल नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं रहेगा। बी, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। सी, कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। तो भाई कंठस्थ करना मतलब रट लेना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना, मतलब 3 ऑप्शन में कंठस्थ दिया गया और कंठस्थ गणित का प्रक्रिया का भाग नहीं होता, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, बेन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था का संकेत करते हैं वह है
स्थानीय मान, ज्यामितीय विचार सोच, भिन्न या संख्या की संकल्पना। तो भाई बेन हेले ज्यामितीय विचार की सोच की अवस्थाओं का संकेत करते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को ही मिलेगा। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम क्या है? तो भाई इससे एक प्रश्न भी आ सकते हैं, हो सकता है 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिल जाए। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और कितने एनसीएफ आए हैं, ये सारी चीज़ें, कितनी शिक्षा नीति आई हैं, ये सारी चीज़ों की मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। अवश्य ही देख कर जाएँ। महत्वपूर्ण जो रोग हैं उनको देख कर भी जाना है हमारे लिए, और जो महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है उनको भी देख कर जाना है। तो ऑप्शन ए कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, बी गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए, या सी छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, या डी छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। भाई पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए गणित का एनसीएफ के अनुसार? तो डी हमारा सबसे उचित आंसर रहेगा कि गणित के या छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अगला है हमारा 2 दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे कि 0.3 और 0.2 का गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आता है कि संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, या डायनेमिक्स ब्लॉक्स। मैंने आपको बताया था ये डायनेमिक्स ब्लॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ग्राफ पे दशमलव के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है, दशमलव और क्षेत्रफल के लिए। अगला है हमारा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? नेगेटिव कथन ढूंढना है हमें मूल्यांकन करने के लिए अधिगम का। तो विद्यार्थी की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम उनकी गलती को जानेंगे और उन पर विश्लेषण करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हो, ये भी पॉजिटिव रहेगा। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यदि ऐसे कार्यों को प्रारूपित करना जो दोहराव, याद करने और वैचारिक समझ के बीच अंतर करने के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव हो जाएगा। मुख्यतः मतलब मेनली केवल समूह संचालित कार्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, थोड़े बहुत किया जाना चाहिए। अगला है हमारा गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। कठोरता एक कीवर्ड है जिससे हम पहचान सकते हैं कि नेगेटिव कथन बनेगा, तो आंसर नहीं रहेगा। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, या सी प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना, या डी एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर हमसे क्या पूछा गया? गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, मतलब हमें नेगेटिव कथन ढूंढना है। तो देखो पहला ही बताया था मैंने कि इसमें कठोरता एक कीवर्ड है जिससे हम पहचान सकते हैं जो कि नेगेटिव कथन है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।